ओके, तो लास्ट क्लास में क्या देखा था, व्हाट इज़ ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट और स्किन इफ़ेक्ट देखा था। तो रिकॉल दैट कि ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट क्या था कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वेव को कुछ ना कुछ टाइम लगता है एंड दैट टाइम इज़ नोन एज ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट। एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो वेव ट्रेवल करती है वो फेस वेलोसिटी से ट्रेवल करती है, ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ ट्रांजिट टाइम इफ़ेक्ट। तो टाइम टेकन बाय द वेव टू रीच एट डेस्टिनेशन फ्रॉम सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुँचने में जो भी टाइम लगेगा वो वो उसे ट्रांजिट टाइम कहते हैं। इसके साथ साथ स्किन इफ़ेक्ट क्या देखा था कि आपने जब डीसी अप्लाई किया था तो पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से करंट फ्लो हो रही थी, लेकिन जैसे ही आपने एसी अप्लाई किया तो आपने देखा कि कंडक्टर के सेंट्रल रीजन से करंट पास नहीं हो रही थी, उसके कुछ रीजन से पास हो रही थी। इफ़ेक्टिव एरिया क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो उससे क्या हो रहा था, एसी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा था। साथ साथ हमने क्या देखा, एज वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी तो क्या होगा कि करंट की टेंडेंसी कहाँ पे मूव करने की होती है, सरफेस पे मूव करने की होती है। और साथ साथ हमने एक वहाँ पे चीज़ पढ़ी थी, व्हाट इज़ स्किन डेप्थ। तो ये डेप्थ जो होती है, जिस पोर्शन से करंट फ्लो करती है उस पोर्शन की कुछ ना कुछ थिकनेस होती है, उस थिकनेस को हम क्या बोलते हैं, स्किन डेप्थ बोलते हैं। एंड इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल पैरामीटर एज वेल एज ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो स्किन डेप्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और आपने देखा था, एक कर्व देखा था कि जो करंट फॉल्स एक्सपोनेंशियली एज वी मूव इन द रेडियल डायरेक्शन। सो in this lecture we will study what is lumped element and distributed element। तो आप यहाँ पे देखिए कि ये एक फिगर मैंने बना के रखा है, यहाँ पे वोल्टेज सोर्स लगाया है और एक सर्किटरी बनाई है एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इज़ 50 हर्ट्ज़। तो 50 हर्ट्ज़ के करस्पॉन्डिंग यदि मैं वेवलेंथ निकालूं, कौन सा इक्वेशन यूज़ करूंगा, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लेमडा से। तो वहाँ लेमडा कितना आया, 6000 किलोमीटर। अब मेरा सवाल यह है कि ये जो एलिमेंट्स लगे हैं इनका साइज़ हार्डली क्या होता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, बहुत ज़्यादा हुआ तो 5 सेंटीमीटर मैंने मान लिया। तो इस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में इसका साइज़ क्या है, बहुत छोटा है, इन अ पॉइंट फॉर्म है। मतलब इस वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में ये किसकी तरीके से दिखेगा, एज अ पॉइंट की तरीके से दिखेगा। साथ साथ आप क्या बोल सकते हैं कि साइज ऑफ द वेवलेंथ इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द साइज ऑफ एलिमेंट, है ना। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन मिले तो हम क्या बोल देते हैं कि एलिमेंट हमारा कैसा होगा, लम्प्ड एलिमेंट होगा। अच्छा, तो हमेशा आप लम्प्ड एलिमेंट किस केस में पढ़ेंगे, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन लो है। तो आप देखिए जो अपना इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑपरेशन कितना होता है, 50 हर्ट्ज़ होता है। तो वहाँ पे जो भी एलिमेंट्स हम ट्रीट करते हैं वो एलिमेंट्स किसके तरीके से होते हैं, सबके सब लम्प्ड एलिमेंट के तरीके से होते हैं। अच्छा, इनकी यूनिट ऑब्जर्व करिए, रेजिस्टेंस ओम, इंडक्टेंस हेनरी, कैपेसिटेंस फैरेड, कंडक्टेंस मो, ये सब के सब इस फॉर्म पे है, ठीक है। तो अब दूसरी चीज़ पढ़ते हैं, व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट। अच्छा, मैंने आपके सामने एक कंडक्टर लिया है और इसमें लिख दिया है कि इसकी लेंथ कितनी है, 10 मीटर है। और साथ ही साथ मैंने बोल दिया आपको 5 ओम पर मीटर इसका रजिस्टेंस है। मतलब इस चीज़ का मतलब क्या है, 1 मीटर में कितना रजिस्टेंस है, 5 ओम। तो 2 मीटर में कितना होगा, 10 ओम, 3 मीटर में 15, 4 मीटर में 20 होगा। तो इसी तरीके से 10 मीटर में कितना होगा, 50 ओम। बेसिकली आपने क्या किया, बेसिकली आपने इस 5 ओम पर मीटर में 10 मीटर का क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो आपको क्या मिल गया, 50 ओम मिल गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस का नेचर कैसा है, रेजिस्टेंस इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द कंडक्टर। अच्छा, कोई बोले कि
5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से पिक करना है, तो आप निकाल सकते हैं क्या? आंसर इज़ नो, आप नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस कैसा है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन इस केस में यदि कोई बोले रेजिस्टेंस को पिक करो, तो आप बढ़िया आओगे और रेजिस्टेंस को निकाल के आप दिखा दोगे कि सर ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, ये रजिस्टर है, इनको निकाल के दिखा सकते हो। लेकिन इस केस में आप निकाल के नहीं दिखा सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे कि व्हेन साइज ऑफ एलिमेंट इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ, यदि एलिमेंट का साइज़ किसके बराबर हो? वेवलेंथ के बराबर हो, मतलब ऑपरेटिंग वेवलेंथ के बराबर हो, तो हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स का नेचर कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होगा। एलिमेंट का साइज़ याद करिए, मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताया कि व्हेन साइज ऑफ एलिमेंट इज़ कंपेरेबल टू द ऑपरेटिंग वेवलेंथ। अच्छा, इनकी यूनिट देखिए, आर का यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का ओम पर मीटर, एल का हेनरी पर मीटर, कैपेसिटेंस का फैरेड पर मीटर, और जी का कंडक्टेंस का मोह पर मीटर। तो ये पर मीटर आप यूनिट देख के भी पहचान सकते हो कि यदि पर मीटर लगा दिया तो आप बिल्कुल सिंपली डिसीजन ले लेना कि हाँ, ये जो एलिमेंट है वो किस नेचर का होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होगा। तो दोनों में डिफरेंस है यूनिट पे। साथ साथ जो हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन का केस होता है, इन द केस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मैंने आपको पहले रेजिम्स में बताया था कि ट्रांसमिशन लाइन के केस में क्या हम एज्यूम करते हैं? साइज ऑफ एलिमेंट इज़ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। तो हम कौन सी थ्योरी यूज़ करते थे? वेव थ्योरी। जब साइज ऑफ एलिमेंट इज़ कंपेरेबल टू द ऑपरेटिंग वेवलेंथ हो जाएगा, तो हमारे एलिमेंट्स का नेचर कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होगा। तो ये बात अपने को दिमाग में रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि व्हाट इज़ प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ वॉच माय नेक्स्ट लेक्चर, और उसमें प्राइमरी कांस्टेंट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन कैसे डेवलप होता है ये मैं आपको दिखाऊंगा। थैंक यू।